प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भोजन के पाचन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पाचन तंत्र की बनावट के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे पाचन की प्रक्रिया के बारे में। आप जैसा चित्र में देख रहे हैं, ये पाचन तंत्र का चित्र है और इसमें जो पाचन की प्रक्रिया है वो पूरी आहार नाल के अंदर संपन्न होती है। पाचन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो हम भोजन खाते हैं उनमें भोजन के अणु जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। उन बड़े अणुओं को जब तक छोटा अणु में नहीं बदला जाता है, छोटा नहीं किया जाता है, तब तक वे अणु अवशोषित होकर खून में नहीं मिलते हैं। इसलिए आहार नाल के अंदर जो अपने भोजन के अणु हैं उनको छोटे अणुओं में बदल कर फिर छोटी आंत में अवशोषित कर रुधिर में मिलाया जाता है और फिर वो प्रत्येक कोशिका के पास पहुंचते हैं, जहां उस भोजन के अणुओं से हमें ऊर्जा मिलती है। तो इस प्रक्रिया के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की आवश्यकता होती है। तो हमारी आहार नाल के विभिन्न अंगों में किन किन भोजन के अवयवों का पाचन होता है, ये हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले पाचन होता क्या है, तो इसके बारे में यहाँ पाचन की परिभाषा दी हुई है। भोजन के जटिल अणुओं का आहार नाल में एंजाइमों द्वारा जल अपघटन कर सरल व छोटे अवशोषण योग्य अणुओं में बदलना ही भोजन का पाचन कहलाता है। और जो पाचन होता है उसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, वो जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। जैसे कि इसमें प्रमुख एंजाइम आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि मुख्य रूप से भोजन के 3 अवयव होते हैं जिनका पाचन जरूरी होता है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इनका पाचन आवश्यक होता है। इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल का भी पाचन होता है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन करते हैं वो एंजाइम होते हैं एमिलेज, माल्टेज, सुक्रेज। और प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम होता है वो होता है लाइपेज। और न्यूक्लिक अम्ल पाचक एंजाइम होता है जो न्यूक्लियजेज एंजाइम होता है, ये न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। और अब हम देखेंगे अलग अलग भोजन के अपने आहार नाल के विभिन्न अंगों में किस प्रकार से कौन कौन से भाग में किस किस का पाचन होता है। तो जैसा कि चित्र में दिख रहा है, सबसे ऊपर अपना मुख होता है। तो मुख गुहा से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। सबसे पहले जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसका मुख गुहा में उसके भोजन के कार्बोहाइड्रेट भाग का पाचन शुरू होता है। मुख में लार के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे लारिये एमाइलेज एंजाइम कहते हैं, या उसका नाम टाइलिन भी होता है। तो टाइलिन या लारी एमाइलेज होता है, वो भोजन के कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीसेकेराइड होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, उनको सरल अपघटित करके और छोटे सेकेराइड्स में बदल देता है। जैसा कि इसमें आपको टेबल में दिख रहा है, मैंने ये टेबल तैयार की है। मुख गुहा के अंदर टाइलिन एंजाइम होता है। ये टाइलिन एंजाइम कार्य पॉलीसेकेराइड को सेकेराइड्स में बदलता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में बदलता है। और यहाँ पाचन के बाद भोजन है वो गोल एक बोल के रूप में हो जाता है। इसलिए जब मुख गुहा से आगे भोजन जाता है तो उसको हम बोलस कहते हैं। मुख गुहा से ग्रसनी और गर्सिका में जब भोजन जाता है तो उसको बोलस कहा जाता है। यहाँ पर गर्सिका और ग्रसनी जो हैं इनको दिखाया हुआ है। ये गर्सिका है, ये ग्रसनी है पहले मुख गुहा के बाद, फिर ये गर्सिका है। तो इनमें जो भोजन चलता है यहाँ कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, लेकिन मुख गुहा में जो भोजन होता है वो बोलस के रूप में आमाशय में पहुँच जाता है। यहाँ फिर आमाशय के अंदर अगली प्रक्रिया पाचन की होती है। आमाशय में 2 मुख्य रसायन, एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो आमाशय की भित्ति से स्रावित होता है, और ये आमाशय में जो स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
इसका भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आमाशय में कौन सी कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, तो वो उन कोशिकाओं कहते हैं ऑक्सेंटिक कोशिकाएं। ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होकर के इस आमाशय के अंदर के जो माध्यम है उसको अम्लीय बना देता है, और फिर यहाँ पेप्सिन और रेनिन 2 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। उन एंजाइमों का कार्य अम्लीय माध्यम में ही होता है। पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है, और रेनिन एंजाइम है वो दूध की केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो केसिन प्रोटीन अर्थात आमाशय में प्रोटीन का ही पाचन होता है। केसिन को पैराकेसिन में बदल देता है, और पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। यहाँ से भोजन होता है वो आमाशय से बाद में ग्रहणी अर्थात छोटी आंत में पहुँचता है, तो वह काइम कहलाता है। आमाशय के बाद में ग्रहणी में जब भोजन पहुँचता है तो वो काइम कहलाता है, और उस काइम के अंदर पित्ताशय से पितरस आकर के मिलता है, वो उस भोजन को क्षारीय में माध्यम में प्रदान करता है, और फिर उस ग्रहणी के अंदर अग्नाशय से अग्नाशयी रस और छोटी आंत की दीवारों से आंतरीय रस मिलता है, जो भोजन के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सभी अवयवों का पाचन करता है। पाचन के बाद ये भोजन छोटी आंत में अवशोषित भी होता है, लेकिन कौन कौन से एंजाइम यहाँ पर कार्य करते हैं वो एक टेबल के द्वारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा इधर अंगों के नाम लिखे हुए हैं, आमाशय तक हमने पढ़ लिया। फिर है ग्रहणी। ग्रहणी के अंदर अग्नाशय, आंतरीय रस ये मिलते हैं। तो अग्नाशय से जो रस आता है उसमें एमिलेज, ट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज ये सभी एंजाइम मिलते हैं, और इन सभी के अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे एमिलेज एंजाइम है ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, ट्रिप्सिन एंजाइम है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है ये पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है, लाइपेज एंजाइम वसा पर कार्य करता है जो वसा को मोनोग्लिसराइड और वसीय अम्ल में बदलता है, न्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए आरएनए पर कार्य करता है और न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। इसी प्रकार आंतरीय रस जो मिलता है आंत के अंदर उसमें भी माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, फॉस्फेटेज ये एंजाइम होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। इनमें जो पहला है वो है माल्टेज। ये माल्टेज माल्टोज शर्करा पर कार्य करके उसको ग्लूकोज में बदल देता है। लैक्टेज है वो लैक्टोज शर्करा पर कार्य करके ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रेज है वो सुक्रोज शर्करा पर कार्य करके ग्लूकोज में बदलता है। इसी प्रकार लाइपेज एंजाइम भी जो अग्नाशय से स्रावित होता है, आंतरीय रस में भी स्रावित होता है, ये वसा पर कार्य कर वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल देता है। फॉस्फेटेज एंजाइम है ये न्यूक्लियोटाइड पर कार्य कर नाइट्रोजन क्षार व शर्करा के अंदर बदल देता है। और इस प्रकार पाचन के बाद जो भोजन है वो अपने छोटी आंत के अंदर उसका अवशोषण भी होता है। अवशोषण के बाद वो रुधिर में मिलकर कोशिका के सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है शरीर की, और जो भोजन है वो बच जाता है वो आगे बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत में वैसे कोई पाचन कोई थोड़ा बहुत रह जाता है, उसका जीवाणु द्वारा पाचन होता है, एंजाइम वहाँ पर नहीं होते हैं, और पानी जो बच जाता है एक्स्ट्रा पानी होता है या अन्य पाचकने के बाद जो रस बनता है वो भी बड़ी आंत में थोड़ा अवशोषित हो जाता है, और बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है वो यहाँ गुदा नाल द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये पाचन की प्रक्रिया है जिसमें हमने देखा कि भोजन के विभिन्न अंगों का पाचन, विभिन्न भागों में पाचन होता है, लेकिन मुख्य बात यह है कि पाचन कार्बोहाइड्रेट का होता है और लास्ट में ग्लूकोज में बदलता है वो, तो पाचन माना जाता है पूर्ण हो गया। प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्लों में प्रोटीन जब अंत में बदलता है तो वो पाचन पूरा माना जाता है। वसा है वो वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल जाता है तो पाचन पूरा माना जाता है। ये पाचन की प्रक्रिया है जो आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अतः वीडियो को लाइक करते रहें ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो आगे भी मिलते रहें।
सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।